अब तक की कहानी में रिहान कर्ण पिशाचिनी के गुप्तांग में फादर द्वारा दिया हुआ वह मोती डाल देता है, जिससे वह दर्द से बिलख पड़ती है। उसके बाद उसका असली चेहरा रिहान के सामने आ जाता है। वह उसे उसके जीवन के कई राज बतलाती है और साथ ही यह भी कि उसकी आहना की जान खतरे में है। रिहान घबराकर सीधे नीलावंती के कमरे में जाता है कि मैं दिव्यलोक जाकर अपनी आहना को बचाऊंगा, लेकिन नीलावंती के कमरे में मौजूद वह दिव्यलोक का दरवाजा गायब होता है। वह दुखी होकर सीधे फादर के पास जाता है और उनसे सारी बातें बताता है। रिहान को याद आता है कि वो पहले अमेरिका में रहता था, इसलिए शायद दूसरा दरवाजा वहीं हो। वह सीधे उस घर के लिए निकल पड़ा। वहां उसका सामना बेहद क्रोधित प्रेरणा की आत्मा से होता है, जिसकी जान उसने बचपन में ली थी। जब प्रेरणा की आत्मा रिहान को लगभग मार चुकी होती है कि तभी वहां पर सूर्यकांत और ममता की आत्मा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। रिहान उनकी मदद से प्रेरणा की आत्मा को मुक्ति दिलवाता है, लेकिन सर में चोट लगी होने के कारण वह बेहोश हो जाता है। अब आगे वो अस्पताल का जनरल वार्ड था। रिहान उसी वार्ड के एक पुराने बिस्तर पर पड़ा था। वह अभी भी बेहोश था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। जब उसने अपने आप को उस अस्पताल में पाया तो हैरान हो गया कि उसे यहाँ किसने पहुँचाया। रिहान ने उठकर एक सिस्टर को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर झट से एक सिस्टर आ गई। रिहान इससे पहले कि कुछ पूछता, वह उसे चेक करने लगी, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर भाग गई। जल्द ही एक डॉक्टर ने आकर रिहान को चेक किया और कहा, शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है, बस खून ज़्यादा बहने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। रिहान ने एक शांत लहजे में कहा, पर मुझे अस्पताल कौन लाया डॉक्टर साहब? उस बूढ़े डॉक्टर ने आवाज़ लगाई और एक आदमी रिहान के सामने आ गया। वह वही चोर था जो उस घर में रिहान को जिंदा जलाने वाला था। रिहान उसे देखता रह गया। डॉक्टर के जाने के बाद रिहान ने उससे पूछा, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे लेकर आ गए? उस चोर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद होगा वहाँ दो आत्माएं और थी। वो दोनों तुम्हारे माँ बाप थे। उन्होंने मुझे डराया और तुम्हारी मदद करवाई। और हाँ, यह चिट्ठी भी तुम्हें देने को कहा। यह उन्होंने मुझसे लिखवाई है। यह शायद हिंदी में है। रिहान ने उस चिट्ठी को ले लिया और उत्सुकता से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रिहान, तुम हमारे बेटे हो और हमें पता है कि तुम किस मुसीबत में हो। तुम्हारी हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि इसका इलाज तुम्हें भारत में ही मिलेगा। वहाँ तुम्हारी एक अलग दुनिया है। तुम्हारा घर और अस्पताल भी है। तुम्हें जल्द ही भारत के लिए निकलना चाहिए। वहाँ पहुँचकर चिमड़ा जी से मिलना। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसका पता तुम्हें तुम्हारे उसी घर में मिलेगा जहाँ कभी हम सभी खुशी से रहते थे। रिहान ने उस चोर को धन्यवाद दिया और दूसरे दिन ही अस्पताल से छुट्टी करवाकर भारत के लिए वीज़ा का आवेदन किया। अगले दिन वह सामान बांधे सीधे भारत के लिए निकल पड़ा। 2 दिन के हवाई सफ़र के बाद वह थका हुआ सा अपनी शहर पहुंचा और लोगों से पूछकर रिच सिटी में पहुंचा। वह सिटी आज भी बहुत भव्य लग रही थी। वहां आज भी बस अमीर लोग ही रहते थे। रिहान को गेट कीपर ने रोक लिया कि आपको कहाँ जाना है। उसने कहा, मैं यहाँ सूर्यकांत जी का बंगला देखने आया हूँ। उस गार्ड ने उसकी तरफ बड़े अजीब भाव से देखा और कहा, साहब, क्या आप उस घर को खरीदना चाहते हैं? रिहान ने बस सर हाँ में हिला दिया। उस बूढ़े गार्ड ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी बात मानो तो तुम उस घर से दूर ही रहना। रिहान ने अजीब भाव से उससे घूरते हुए कहा, क्यों? उस बूढ़े ने कहा, बेटा, वो घर श्रापित है। कई साल पहले वहाँ एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन उसके छोटे भाई की लालच की वजह से पूरा परिवार उजड़ गया
आज भी वहाँ कई आत्माएं रोती हैं। रात को लोगों को वहाँ से किसी के बिलखने की और दर्द से कराहने की आवाज़ आती है। रिहान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैम, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। वह गार्ड कुछ बड़बड़ाता हुआ गया और एक मोटी तोंद वाले आदमी को लेकर आया, जिसकी शक्ल में मक्कारी साफ झलक रही थी। उसने रिहान को ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, आपको यह चोट कैसे लगी? चोट? रिहान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं जब यहाँ उतरा तो कुछ लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की। इसी हाथापाई में उन्होंने मेरे सर पर रोड मारा और चलते बने। वैसे मेरा नाम रिहान है और मैं फ्रांस में रहता हूँ। यहाँ कुछ बिजनेस के काम से आया था, तो 6 महीने के लिए कोई घर या फ्लैट ढूंढ रहा था। वह मोटी तोंद वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इस नाचीज को तिवारी कहते हैं और हमारे यहाँ बस एक ही घर खाली है, जिसका किराया कुछ अधिक है, मगर घर बहुत शानदार है। रिहान ने कुछ उत्सुकता से कहा, मुझे चलेगा, आप वो घर दिलवा दीजिए। तिवारी जी उस बंगले की तरफ चल पड़े और रिहान अजीब भाव से सभी घरों को घूर रहा था। आखिरकार वो बंगला आ ही गया जिसमें कभी रिहान रहा करता था। वह घर आज भी चमक रहा था, क्योंकि सोसाइटी वालों ने बाहरी दीवारों को रंग रोगन करवाया था। तिवारी ने हंसते हुए दरवाजा खोला और कहा, देखिए साहेब, यह है आपका आलीशान घर। रिहान ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे जैसे सब कुछ याद आने लगा था। उसने जल्दी से तिवारी से भी पहले घर का दरवाजा खोला और हॉल में आ गया। पूरे घर में थोड़ी धूल थी, क्योंकि वहाँ महीने में एक बार ही सफाई होती थी, वो भी तिवारी ही करवाता था। उस घर की हर चीज सफ़ेद चादर में ढकी पड़ी थी। रिहान उस घर को ललचाई भाव से देख रहा था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह उसकी दीवारों को छू छू कर देखने लगा। उसे धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। उसे यह घर अपना सा लगने लगा। फिर वह सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में गया और वहाँ मौजूद सभी सामान को छू छू कर महसूस करने लगा। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसकी लकड़ियाँ दीमक खा चुकी थी। रिहान ने बड़ी उत्सुकता से उस अलमारी को खोला और उसमें मौजूद अपनी चीज़ों को देखने लगा। रिहान को उस अलमारी के नीचे एक खास स्टोरेज मिला, जिसे खोलने पर कई पुराने खिलौने मिले। वह एक एक खिलौने को ध्यान से देखने लगा और सभी के साथ कुछ ना कुछ याद करने लगा। दूसरे स्टोरेज में उसे एक पुराना लगभग सड़ चुका बैग मिला, जिसके अंदर कुछ चीज़ें अभी भी थी। रिहान ने उस बैग को खोलना चाहा, लेकिन उसकी चैन खराब थी, तो उसने अपने हाथों से खींचकर ही उसे फाड़ डाला और उसके अंदर कुछ किताबें, कापियां, पेन और एक तस्वीर फ्रेम के साथ थी, जिसका कांच टूट चुका था और फोटो भी खराब हो चुकी थी। रिहान ने उस फोटो को अपने हाथ में लिया और बड़े गौर से उसका चेहरा देखने लगा। जल्द ही उसके मुख से एक शब्द निकला, माँ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उस फोटो को बड़े प्यार से स्पर्श करने लगा। तभी अचानक तिवारी हांफता हुआ अब उसी कमरे में आ गया और उस तस्वीर को देखकर कुछ सहम सा गया। उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, यह इस घर के पुराने मालिक की बीवी है, जो अब गुजर चुकी है। रिहान ने उस तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरा, क्योंकि उसे सब याद आ चुका था। यह उसकी माँ ममता की तस्वीर थी, जिसका कांच उसकी सौतेली माँ पायल ने तोड़ दिया था। उसने वह तस्वीर पास के टेबल पर रखी और तिवारी जी से कहा, सर, मुझे यह घर बहुत पसंद है, आप मुझे यह घर बेच दीजिए। तिवारी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, पर आपको तो यह घर किराए पर चाहिए था ना, तो अब अचानक खरीदना क्यों है?
यह घर सरकार ने अपने अधिकार में कर रखा है, पर क्योंकि यह घर हमारी सोसाइटी में है, इसलिए कुछ हक हमें दिया गया है। रिहान ने आराम से पूछा, मतलब क्या यह घर बिकाऊ नहीं है? तिवारी कुछ हकलाता हुआ बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मगर उसमें तो बहुत समय लगेगा, कुछ कैश तो कुछ बैंक में देना पड़ेगा। रिहान ने कहा, यह घर मुझे इतना पसंद आ गया है कि मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि इस घर में रहने वाले परिवार के साथ क्या हुआ था। तिवारी जी का मुंह खुला रह गया। वह बोला, ठीक है, हम नीचे चलकर बात करते हैं। रिहान भी उत्सुकता के साथ नीचे आकर हॉल में लगे पुराने सोफे पर बैठ गया और वहां भी उसे याद आया कि इसी सोफे में वो आखिरी बार अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया था, जब वह गैस सिलेंडर वाला हादसा हुआ था जिसमें ममता की मौत हुई थी। तिवारी जी भी आराम से सोफे पर बैठ गए और फिर सूर्यकांत की मेहनत से लेकर मयंक और पायल की मक्कारी तक सारी कहानी उसने रिहान को एक सांस में सुना डाली। अंत में वह बोला, और इस तरह से आगे कोई वारिस ना होने के कारण अब अस्पताल सरकारी हो गया और यह घर भी सरकारी हो गया। रिहान यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। फिर बोला, तिवारी जी, आप बताइए कि यह घर मुझे कितने में पड़ेगा? मैं अभी पैसे आपके खाते में डालता हूँ, बाकी रजिस्ट्री के समय सरकार को चेक से दे दूंगा। तिवारी ने लालच से अपना बैंक अकाउंट दिया और रिहान ने अपने ही घर को खरीदने के लिए उन्हें दुगने पैसे दिए। जाते हुए तिवारी जी बोले, मैं अभी किसी को भेजता हूँ आपके इस घर का पुराना सामान हटाने के लिए। रिहान ने उन्हें मना कर दिया और तिवारी उसे राम राम कर चलता बना। अब रिहान इतने सालों बाद अपने घर में था। वह यहाँ आकर एक चैन और सुकून महसूस कर रहा था। वह उसी पुराने सोफे में सो गया जैसे अपने बचपन में अपनी माँ की गोद में अपना सर रखकर सोता था। उसे आज उसकी माँ बहुत याद आ रही थी। उसकी आंख लग गई और वह सच में गहरी नींद में सो गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा हो। उसने रिहान कहा, इस घर के स्टोरेज रूम में एक पुराना लोहे का संदूक रखा है, उसे खोलो। रिहान की आंख खुल गई। यह सच था या सपना, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि कहीं वह यह बात भूल न जाए, इसलिए सीधे स्टोरेज रूम की ओर चल पड़ा। वह एक पुराना दरवाजा था जिसमें छोटा सा पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था, जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी। रिहान भाग कर गया और कहीं से एक पत्थर लेकर आया जो कि फिश पॉन्ड सजाने के लिए रखा गया था। एक ही झटके में रिहान ने वह ताला तोड़ दिया और बड़ी उत्सुकता से उस बंद दरवाजे को खोलने लगा। जैसे ही रिहान ने उस दरवाजे को खोला, उसकी खांसी निकल गई, क्योंकि वह दरवाजा कई सालों से नहीं खुला था। उसके अंदर इतनी धूल मिट्टी भरी हुई थी कि वह एक आदि मानव काल की गुफा नजर आ रही थी। दीवारों पर हर जगह मकड़ी के जाले थे। कुल मिलाकर वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। रिहान के मन में पहले आया कि यहाँ से फौरन भाग जाए, फिर लगा नहीं, जब यहाँ आ ही गए हैं तो रुक कर देख ही लेता हूँ। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और कमरे में रखी हर चीज को देखने लगा। वहाँ बहुत सा कबाड़ सामान रखा हुआ था और आखिरकार रिहान की नज़र एक पुराने लोहे की संदूक पर पड़ी और उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। रिहान लपक कर वहां गया और संदूक खोलने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे उसमें भी एक पुराना जंग लगा ताला नजर आया। रिहान को अब गुस्सा आने लगा कि हर चीज के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। वह उस संदूक को उठाकर बाहर हॉल में ले आया। जब उसने अपने आप को देखा तो वह धूल मिट्टी से नहा चुका था। रिहान ने इसकी परवाह ना करते हुए वहीं पत्थर उठा लिया जिससे उसने स्टोरेज रूम का ताला तोड़ा था और संदूक का ताला तोड़ने लगा। यह ताला पहले वाले से कुछ मजबूत था
उसे कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार ताला टूट ही गया। रिहान खुश होता हुआ वह पत्थर एक ओर फेंका और एक ही झटके में उस संदूक को खोल दिया। सबसे पहले रिहान की नज़र जिस चीज पर पड़ी वो 2 छोटी मटकी थी। रिहान ने उनमें से एक मटके को अजीब से घूरते हुए उठा लिया और सोचने लगा कि इसके अंदर क्या होगा। उसने उसे ध्यान से पढ़कर देखा तो उसमें सूर्यकांत लिखा था, जो कि लगभग मिट चुका था। रिहान अब बड़ी उत्सुकता से बस उसे खोलने ही वाला था। उसे समझ आ गया कि यह क्या हो सकता है। यह सूर्यकांत की अस्थियां थी। उसने हिंदी फिल्मों में देखा था कि कैसे हिंदू अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में बहाते हैं। उसने सोचा, जब मयंक और पायल इतने बुरे थे तो उन्हें क्या ही पड़ी होगी कि वो सूर्यकांत की अस्थियों को गंगा में बहाते, और इसलिए उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। रिहान ने अपने आप से सवाल किया कि फिर यह दूसरा मटका? रिहान ने जब उसे उठाकर देखा तो उसमें ममता लिखा था। रिहान की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन आश्चर्य हुआ क्योंकि ममता की मौत तो बहुत पहले हुई थी, तो उसकी अस्थियां यहाँ कैसे? तभी रिहान की नज़र एक बेहद पुरानी किताब पर पड़ी, जिसके ऊपर बनी तस्वीर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। उस किताब का शीर्षक था यक्षिणी साधना और तंत्र रहस्य। रिहान ने जल्दी से दोनों मटकों को आराम से उसी संदूक में रखा और उस किताब को उठाकर देखने लगा। उसके ठीक नीचे उसे एक डायरी भी मिली, जिसे भी उसने उत्सुकता से उठा लिया। रिहान वो दोनों चीज़ों को लेकर आराम से सोफे पर बैठ गया। सबसे पहले उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें यक्ष और यक्षिणी के रहस्यों को विस्तार से समझाया गया था और साथ ही यक्षिणी साधना कैसे करके किसी यक्षिणी को सिद्ध किया जा सकता है, उसकी भी जानकारी थी। रिहान ने उस किताब के कई पन्ने पढ़े और उसे वह किताब उसके बहुत काम की लगने लगी। तभी उसे लगा शायद उससे भी अधिक काम की यह डायरी है, जिसमें सूर्यकांत का नाम लिखा था। रिहान उस डायरी को उलट पलट कर देखने लगा। वह खराब हो चुकी बेहद पुरानी डायरी थी, जिसका कवर कुछ सड़ चुका था। रिहान ने जब उस डायरी का पहला पन्ना पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय बेटा आयान, मुझे पता है कि तुम यह डायरी एक ना एक दिन जरूर पढ़ोगे। तुम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी मुश्किल में जरूर पड़ोगे जब तुम्हें अपने पिता की इस डायरी और इस किताब की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त शायद मैं तुम्हारी मदद को जिंदा ना रहूं, इसलिए इस डायरी और इस किताब को ध्यान से पढ़ना। आगे यही तुम्हें रास्ता दिखलाएंगी और सही मंजिल तक पहुंचाएंगी। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।